मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। यूं तो चर्चा के तहत जो विषय है वो है उपराष्ट्रपति का चुनाव, जिसका परिणाम कुछ देर में कभी भी हमारे बीच में हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ही एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हमारे पड़ोसी मुल्क में चल रहा है। नेपाल हमारे दिल के बेहद करीब है। हमारे सदियों पुराने उससे रिश्ते हैं। जिस नेपाल में लंबे समय तक राजशाही रही, अंतिम हिंदू राष्ट्र के तौर पर जिस देश को हम जानते रहे, उस नेपाल में सशस्त्र क्रांति हुई थी। सशस्त्र क्रांति के बाद में उन्होंने बैलेट पे भरोसा किया, बुलेट को छोड़ा, बैलेट पर आए और बैलेट के माध्यम से एक लोकतांत्रिक सत्ता बहाल हुई। लेकिन वो लोकतांत्रिक सत्ता का प्रयोग पिछले 2 दशक में भी कारगर साबित नहीं हो रहा है। शायद ही कोई साल ऐसा जाता है जब नेपाल में तख्ता पलट नहीं होता है, कोई सैन्य क्रांति नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद भी सरकारें टिक नहीं पाती। नेपाल में एक बार फिर बवाल मचा हुआ है। इस बार किसी राजनीतिक दल के द्वारा इस प्रकार का आह्वान नहीं किया गया कि जनता सड़क पर उतरे। जनता स्वमेव सड़क पर है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जनता के स्तर पर युवा वर्ग सड़क पर है। युवा वर्ग की नाराजगी तमाम बातों को लेकर रही है। नेपाल में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अराजकता को लेकर नाराजगी जनता की समय समय पर हमारे सामने आती रहती है। पर अभी युवाओं में जो नाराजगी है वो वहां के राजनयिकों के बच्चों की विलासितापूर्ण जीवन शैली और सोशल मीडिया पर उसकी उपस्थिति है। वहां की सरकार ने अपने राजनेताओं के आचरण को सुधारने के स्थान पर उपयुक्त ये पाया कि अब सोशल मीडिया पर ही बैन लगा दो। लिहाजा फेसबुक, यूट्यूब आदि जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया। युवा इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए, सड़क पर उतर गए और सड़क पर उतरते उतरते संसद भवन में भी पहुंच गए, राष्ट्रपति भवन में भी पहुंच गए, प्रधानमंत्री कार्यालय पे भी पहुंच गए। खबर बता रही है कि सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। मंत्रियों को घर से निकालकर पीटा जा रहा है, पूर्व मंत्रियों के घर में घुसकर पीटा जा रहा है। कुल मिलाकर नेपाल में बवाल है और भविष्य पर सवाल है। क्यों ऐसे हालात बने? क्या नेपाल का भविष्य है? क्या एक बार फिर राजशाही की ओर नेपाल जा रहा है? क्या ये अराजकता स्वमेव जनता की है या कोई अंतर्राष्ट्रीय ताकतें इसके भीतर हैं? कैसे इससे उभरेगा नेपाल? ये तमाम सवाल हमारे जहन में, क्योंकि नेपाल हमारे बेहद करीब है। तो आज हम इसी पर बात करते हैं। जैसे उपराष्ट्रपति के संदर्भ में परिणाम आएगा हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुरेश गोयल जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, पूर्व राजनयिक हैं, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ में राम श्रीवास्तव जी हैं, जो विदेश मामलों के जानकार के तौर पर हैं। और साथ ही हमारे साथ नेपाल से यशोदा श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, जो वहां के वरिष्ठ पत्रकार हैं। कोशिश करता हूं कि मैं यशोदा जी से बातचीत की शुरुआत कर पाऊं, वो हमें वहां की जानकारी दे पाए, तो फिर सुरेश जी के पास आए। यशोदा जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी, सुन पा रहा हूँ सर। हिमांशु सर, नमस्ते आपको। नमस्ते यशोदा जी। क्या कुछ नेपाल के हालात हैं? क्यों ऐसे हालात बन गए हैं? सर, जो हालात नेपाल के बन गए हैं पिछले 48 घंटों में, इसकी कल्पना तो मुझे लगता है कि दुनिया के किसी देश ने नहीं की होगी। नेपाल तो बहुत छोटा देश है, वो भारत का पड़ोसी राष्ट्र भी है, लेकिन जो कुछ भी हुआ, ये न तो नेपाल के सरकार को ऐसा, उसने भी ऐसा नहीं सोचा होगा, और ना नेपाल की खुफिया एजेंसी या वहाँ की मिलिट्री ने भी ऐसा सोचा होगा। ये जो सोशल मीडिया पर बैन का मामला चल रहा था कि सोशल मीडिया पर बैन से जो है वहाँ के युवा उत्तेजित हैं और वो इसको जो ओपन कराना चाहते हैं, ये तो पहले स्टेज का मामला था। मंडे को यानी कल जो आंदोलन शुरू हुआ वो बेसिक इसी को लेकर के शुरू हुआ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप ओपन करिए और ये हमारे अभिव्यक्ति का अधिकार है। तो नेपाल ओली सरकार ने इसको बड़ा हल्के में लिया, बहुत हल्के में लिया। युवाओं के आंदोलन के पावर को या उनकी शक्ति को समझने में विफल रही। उसने मिलिट्री से पुलिस से और गोली बारूद से उसके आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। नतीजा यह हुआ कि गोलीबारी में 20 प्रदर्शनकारी भी मर गए और 300 से ज्यादा घायल भी हो गए। ये उनके आंदोलन में घी का काम किया, युवाओं के आंदोलन में ये घी का काम किया, और वो और मतलब उनमें अंदर और उबाल आता गया। हालात ये हो गया कि शाम तक पूरी नेपाल सरकार अस्थिर हो गई, सारे मिनिस्टर अस्थिर, उनके समझ में नहीं कि हम करें क्या क्या ना करें। रात बीता किसी तरीके से। आज मंगलवार को जैसे ही सुबह हुई वैसे ही पूरा नेपाल जल उठा। हालत यह है कि काठमांडू में जो है कई मंत्रियों के घर जला दिए गए,
सेना ने मंत्रियों को सुरक्षित निकाल करके अपने अपने कैंप में ले गई। राष्ट्रपति भवन में आग लगा दी गई, संसद भवन में आग लगा दी गई। प्रधानमंत्री ओली के गांव में जो उनका घर था उसमें आग लगा दी गई। भारत में जो नेपाल के राजदूत रहे हैं दीप कुमार उपाध्याय, जो भारत से बिल्कुल भारत सीमा से सटा हुआ उनका घर है, उनका गांव है, वहां आग लगा दी गई। तराई क्षेत्र के कई सारे मंत्री, पूर्व मंत्री और नेताओं के घरों में आग लगा दी गई। काठमांडू में तमाम सारे बड़े लोगों को जो है नुकसान पहुंचाया गया। और मतलब सबसे दुखद तो ये हुआ कि पूर्व प्रधानमंत्री ये तो यशोदा जी आपको जानकारी मिल रही है, पर लोग चाह क्या रहे हैं? केवल सोशल मीडिया पे बैन हटाने की मांग थी या अब युवाओं की कोई और मांग भी है? लोग राजशाही की वापसी की मांग कर रहे हैं। एक काठमांडू के मेयर हैं, उनका नाम भी बड़ा चर्चाओं में आ रहा है कि उन्होंने इस आंदोलन को हवा दी। इसके विषय में कुछ जानकारी है आपके पास? जी मैं बता रहा हूँ आपको। ये सोशल मीडिया पर बैन तो हट गया, लेकिन ये बैन एक बहाना था। उनके अंदर जो है बरसों से, जैसे वहाँ के नेताओं के, मंत्रियों के लड़के विदेशों में ऐश कर रहे हैं और यहाँ पढ़ा लिखा नौजवान बाहर जाकर के जो गार्ड की नौकरी कर रहा है, ये सारी बातें लेकर के उनके अंदर गुस्सा था। कल जो मौतें हुई हैं उनको लेकर के आज जो गुस्सा हुआ वो भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ा हो गया, नेपाल के करप्शन के लेकर के खड़ा हो गया। अब वो सारे मंत्रियों के हाथ भ्रष्टाचार में सने हुए, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे शेर बहादुर देवा, सब के सब कहीं ना कहीं रूप में जो है वो लिप्त हैं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके ऊपर आरोप है। सरकार में है तो बस गिरफ्तारी से बचे हुए हैं। इसको लेकर के जब आंदोलन तेज हुआ और बहुत भीषण आंदोलन हुआ, प्रधानमंत्री जो शाम को इस्तीफा देने वाले थे वो दोपहर में त्यागपत्र दे करके नेपाल छोड़ करके भैरवा तक आ गए थे। भैरवा से वो कहाँ जाएंगे अभी इसकी जानकारी नहीं है। सारे मंत्री अपने अपने काठमांडू छोड़ करके अपने अपने गाँव में चले गई हैं। युवाओं की मांग यह है कि नेपाल में सरकार का नेतृत्व युवाओं के हाथ में हो। जी सर, सरकार का नेतृत्व युवाओं के हाथ में। युवाओं के मतलब आशय क्या? ये काठमांडू के मेयर की क्या भूमिका है इसमें? वो पश्चिमी नेपाल के सर्लाही जिले के रहने वाले हैं, बहुत सामान्य परिवार के नौजवान है। वो 28-30 साल उनकी उम्र है और भारत के पढ़े लिखे हैं। वो उनको राजा समर्थक नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कभी कभी वो राजा ज्ञानेंद्र के समर्थन में बात करते रहते हैं। तो अब ये जो है अपील भी कर रहे हैं आंदोलनकारियों से अपना मतलब आंदोलन वापस करने के लिए। अभी एक बड़ी घटना हुई, पूर्व गृह मंत्री रवि लामी छामे जो काठमांडू की जेल में बंद थे तथाकथित भ्रष्टाचार के आरोप में, आंदोलनकारी जेल पर धावा बोल करके उनको छुड़ा लिए हैं। वो भी जो है आंदोलनकारियों से आंदोलन वापस लेने की अपील कर रहे हैं। अब पूरे नेपाल की राजनीति दो नौजवानों के इर्द गिर्द घूम रही है, एक बालेंदु शाह, एक रवि लामी छामे जो पूर्व गृह मंत्री थे। वो पूर्व में पत्रकार भी रहे हैं। उनका नेपाल में टीवी टॉक शो था जो बड़ा चर्चित था, जुआ में काफी लोकप्रिय था और वो जुआ में खुद भी लोकप्रिय है। तो अब हालात ये है कि पूरी राजनीति इन्हीं दो नौजवानों के इर्द गिर्द मरा रही है। एक है बालेंदु शाह, दूसरे हैं रवि लामी छामे। लेकिन इनके दो युवाओं के इर्द गिर्द घूम रही है नेपाल की राजनीति, ये हमें बता रहे हैं वहां से यशोदा जी। लेकिन मैं सुरेश जी आपके पास आता हूं। ये अनायास है या सायास है? ये वाकई देश की अंदरूनी स्थितियों से उपजा हुआ आक्रोश है या कुछ विदेशी ताकतें हैं जो इस पूरे इलाके में एक अस्थिर सरकार के अस्तित्व चाहती हैं? हम देख रहे हैं चाहे वो म्यांमार के संदर्भ में सतर्कता पलट हो, बांग्लादेश में भी इसी प्रकार की अराजकता बनी और वहां पे निर्वाचित सरकार को अपदस्थ होना पड़ा शेख हसीना के संदर्भ में। पाकिस्तान में भी हालात इमरान खान के रूप में एक अराजक रूप में ही रहे। फिर शाहबाज शरीफ सरकार जो अस्तित्व में है वो सेना के समर्थन से, और अब नेपाल। ये वाकई जनता का गुस्सा है जो सड़क पर आया हुआ है या अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने हालात ऐसे बनाए हैं, वहां के गुस्से को ईंधन ऐसा दिया है कि यहां तक हालात पहुंचे? क्या समझे हम इसे? आपने श्रीलंका का नाम नहीं लिया तो शायद वो क्योंकि अभी काफी हल्के में हो गया है वो तो उसको छोड़ देते हैं, लेकिन श्रीलंका भी उसमें शामिल है। देखिए आपने जो सवाल पूछा उसके जवाब बहुत मुश्किल है कहना, सिंपली इसलिए कि आंदोलन या इस तरह के जो डिमॉन्स्ट्रेशंस हैं वो लगता है हमेशा ऐसा है कि अराया शुरू हो रहे हैं। लेकिन अगर आप मेरे को कहें कि क्या 1 लाख लोगों को मोबिलाइज करना इतना आसान होता है कि सडनली 1 लाख लोग जो है आकर के किसी चौराहे पर इकट्ठा हो जाए और एक ही उद्देश्य को लेकर के सबकी एक ही आवाज हो और ऑर्गेनाइज्ड हो,
इतना आसान नहीं होता है ये। आप और मैं दोनों स्टूडेंट्स रहे, यूनिवर्सिटी में रहे हैं, और यूनिवर्सिटी के जो डेमोन्स्ट्रेशन रहे हैं उनमें शामिल भी रहे हैं, और सबको अच्छी तरह मालूम है कि जब वो डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं उनकी शुरुआत कहां से होती है और कैसे होती है ये। तो पहली बात तो ये है कि मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूं कि कोई भी डिमॉन्स्ट्रेशन या कोई भी आंदोलन इस तरह से अनायास शुरू हो, चाहे भारत में हो या श्रीलंका में हो या बांग्लादेश में हो और अब नेपाल में हो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ये बात मैं मानता हूं कि नेपाल में एक करप्शन था, कि उनके जो नेताओं के बेटे थे, चाहे कहीं कोई भी नेता हो, चाहे सीपीएम के रहे हो, होता है कि जब भाई बच्चे को यूएसए अमेरिका में भेजा जाए पढ़ने के लिए, अच्छी जगह रहेगा, कुछ बनेगा, कुछ करेगा, वो होता है ये। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि खाली एक ये वजह रही हो। हर एक के दिल में अरमान होते हैं, हर एक के दिल में ख्वाहिश होती है, सब करते हैं। और तीसरी बात यह है कि ऐसा मैं नहीं समझता हूं कि कल तक जो आंदोलन सोशल साइट्स के बैन को हटाने के लिए था, वो सडनली आज भड़क करके हो जाता है कि भाई आप सरकार छोड़िए, ये हमको युवाओं की सरकार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और वो जाकर के राष्ट्र भवन में आग लगा देते हैं, पार्लियामेंट हाउस को आग लगा देते हैं। उद्देश्य कोई भी हो, लेकिन इन सब चीजों के लिए अनायास नहीं होता है। ये सब चीजें एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत होती हैं, उनको भड़काना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि कहाँ जाए। ऐसे नहीं होता है कि वो लाखों आकर के अपने आप ही एक जगह जाकर के ऑर्गेनाइज हो जाए। अच्छा सूर्य जी, मैं दो चीजें आपसे समझना चाहूंगा। नेपाल में जो कुछ भी घटित होता है उसमें दो देशों की दिलचस्पी या दखल को लेकर अंदेशा रहता है, एक भारत के संदर्भ में और दूसरा चीन के संदर्भ में। पर वर्तमान की ये अराजकता हम दो से अलग किसी तीसरे देश की भूमिका देखें, या हम अमेरिका के संदर्भ में इस दखल को देख सकते हैं, क्योंकि इस इलाके में उसका दखल पिछले कुछ समय से ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। एक विषय तो आपसे ये जानना है। दूसरा आपसे जानना है कि क्या हम इसे लोकतांत्रिक उम्मीदों के पराभव के तौर पर भी देखें। नेपाल में एक लंबे संघर्ष के बाद राजशाही का अंत हुआ था, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल हुई थी, जिसे सबसे बेहतर व्यवस्था के तौर पर देखते हैं। पर नेपाल के संदर्भ में तो लोकतंत्र मानो अराजक तंत्र में तब्दील है। जनता ही चुनती है, जनता ही उन्हें बर्दाश्त नहीं करती है। कुल मिलाकर पिछले 2 दशक से असमंजस ही चल रहा है। थोड़ा इस पर आप अपनी दृष्टि साझा कीजिए ना। हिमांशु जी, मैं हंस रहा हूं, और इसलिए हंस रहा हूं कि आपको पत्रकार नहीं, आपको विदेश मंत्रालय में होना चाहिए था। जी देखिए, ऐसा है कि जहां तक मैं समझता हूं, ये बेशक हिंदुस्तान और चीन के बीच में स्थित देश है ये, लेकिन केपी ओली चीन समर्थक रहे हैं, आपको अच्छी तरह पता है ये। इसके साथ साथ उनको ये भी पता है कि वो हिंदुस्तान से अपने संबंधों को खबर नहीं कर सकते हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि केपी ओली को हटाने के लिए चीन का या हिंदुस्तान का, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ये एक आधिकारिक तौर पर तो विदेश मंत्रालय का अपना बयान रहेगा, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि केपी ओली को हटाने में किसी का कोई भी उद्देश्य रहा होगा। अब आपने कहा कि किसी दूसरे बड़े देश के बारे में, अब आप जानते हैं कि बांग्लादेश में क्या हुआ, आप जानते हैं कि श्रीलंका में क्या हुआ। एक देश है जो कहता है कि हाँ, प्रो डेमोक्रेसी सरकारें होनी चाहिए ये, और प्रो डेमोक्रेसी के को मद्देनजर रखते हुए भारत पर हमले भी होते हैं। कहा जाता है कि आपकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये कहना बहुत मुश्किल है कि इसके पीछे किसका हाथ रहा है, और मेरे ख्याल है वही एक मुद्दा है। ये हमको समझना पड़ेगा कि इसके पीछे किसका हाथ है, कौन क्या कर रहा है, क्योंकि ये बिना किसी की साजिश के, ये बिना किसी की इन्वॉल्वमेंट के ये काम ऐसे नहीं हो सकते। ये हमें जानना होगा, ये नहीं हो सकता। चलिए मैं राम श्रीवास्तव जी के पास जाऊं, उससे पहले एक टिप्पणी और चाहता हूं। क्या नेपाल का ये जन आंदोलन चीन की विफलता के तौर पर भी देखा जाना चाहिए? पिछले कुछ समय से चीन ने नेपाल में अपना दखल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। वहां की राजदूत को हम वहां की सरकार के फैसले लेते में भी दखल के तौर पर देखा करते थे। बीच में ऐसे कुछ उदाहरण मिले थे। इतना बड़ा जन आंदोलन हो गया, ये भी ओली को सत्ता ही नहीं छोड़नी पड़ रही है, शायद देश भी छोड़ना पड़ जाए, ऐसे हालात बन रहे हैं। क्या ऐसे हमें चीन की विफलता के तौर पर भी देखना चाहिए, या
एक अप्रत्याशित घटनाक्रम के तौर पर ही देखें? देखिए, ये अप्रत्याशित घटना तो है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, लेकिन चीन के ऊपर भी इसका असर जरूर पड़ेगा। तो मैं ये नहीं कहूं कि विफलता के तौर पर देखा जाए या क्या किया जाए, लेकिन इतना जरूर है कि जो हो रहा है इससे चीन को कोई खुशी नहीं हो रही होगी। अभी मैं इतना ही कहूंगा, कोई खुशी नहीं इसके हो रही आगे। होगी, ये कहना है। पर राम श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। नेपाल में लोकतांत्रिक सरकारों की निरंतर विफलता के चलते समय समय पर राजशाही के पुनः बहाल होने की मांगे उठती दिखाई देती हैं। क्या ये जन आंदोलन एक बार फिर नेपाल के हिंदू राष्ट्र होने की संभावना और राजशाही के वापस लौटने की संभावना के तौर पर देखा जाना चाहिए? हो सकता है हिमांशु जी, पर हकीकत में कुछ गहराई में अगर अपन जाकर देखेंगे तो इतना बड़ा आंदोलन, इतना अराजक तत्व हो जाए और इतनी रूप में आ जाए, विकराल रूप में, ये कोई एक दिन का नहीं है। ये निश्चित रूप से एक लंबे समय की तैयारी के बाद सोचा समझा षड्यंत्र पूर्वक किया गया काम है। हालांकि ये बात अपनी जगह सही है कि पिछले 17 सालों में 15 मरतबा वहां पर सत्ता परिवर्तन हो चुका है, और उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वहां के जो राजनेता हैं वो जिम्मेदार हैं। कि आज की तारीख पे ये देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि दुनिया में अधिकांश देशों के राजनेता भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं। और अब जब से ट्रम्प महाराज आए हैं तब से उन्होंने जो अमेरिका को क्रिप्टो करेंसी का कैपिटल बनाने का संकल्प लिया है, तो दुनिया के जितने भी स्मगलर हैं, जितने भी अपराधी हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी भ्रष्ट राजनेता हैं जिनके पास ब्लैक मनी है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा साधन है जिससे कि ब्लैक मनी को व्हाइट किया जा सकता है। और वो अपने देश में उन्होंने गोल्डन सिटीजनशिप भी दी है। $5 अरब जो भी देगा उसको जो है गोल्डन सिटीजन दे देंगे। तो देखिएगा, ये जो चीजें अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र अपनी जगह है, लेकिन भारत के उस संदर्भ में अगर हम सोचें कि नेपाल में जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है और इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। रहा सवाल चीन का, चीन अपनी उलझनों में इस समय फंसा हुआ है। चीन किसी भी कीमत पर आज की तारीख में कोई डायरेक्ट एक्शन किसी भी तरह का या इनडायरेक्ट एक्शन कूटनीतिक स्तर पर राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में आज की तारीख में तो नहीं ले सकता। हाँ, उसकी नजर जो है एवरेस्ट पहाड़ के इर्द गिर्द मिले रेयर अर्थ एलिमेंट और यूरेनियम के विपुल भंडार के ऊपर अवश्य, जिसके लिए कि वो अपने पैसा फेंक कर देश को पटाने की, भ्रष्ट राजनीतिज्ञों को खरीद कर अपने आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए काम कर रहा है, वो करता रहेगा। दक्षिण अफ्रीका उसका उदाहरण है। अब रहा सवाल श्रीलंका में और बांग्लादेश में और अब नेपाल में जो कुछ हुआ, इन तीनों के अगर मोड ऑफ ऑपरेंडी अगर हम विस्तार से समझें और देखें तो इसमें एक नया टूल किट आ गया है। नया टूल किट ये आ गया है कि इंडिविजुअल मंत्रियों के बंगले में घुसो, उन्हें मारो, वहां सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। हालांकि ये देखिएगा, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया गया, इससे ज्यादा नृशंस चीज क्या हो सकती है। ये युवा नहीं कर सकते, कोई अपनी माता को नहीं जला सकता है। ये निश्चित बात मानकर चलिए, ये जितने भी लोग हैं 28 साल से कम उम्र के हैं। ये कौन है, कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, कहने के लिए तो ये युवा हैं, वहां के बेरोजगार हैं। अब जिन लोगों का नाम आ रहा है सत्ता के हथियाने के लिए, उनमें से बालेंद्र जो शाह है उनका नाम आया, वो है कौन? 35 साल की उम्र के हैं, एक देहात के रहने वाले हैं। उन्होंने बीटेक किया, वहीं पर एमटेक करने कर्नाटक में आए, विश्व जो टेक्नोलॉजी ऑफ इंस्टीट्यूट है विश्वेश्वरैया, वहां से अब वहां पहुंच गए हैं, वो मेयर बन गए हैं। तो राजनीति में उनकी थोड़ी पकड़ हो गई है, लेकिन ये भी एक सोचना असंभव सा लगता है मुझे कि वो इतने बड़े मॉब को कंट्रोल कर लेंगे। हालांकि वो सोशल मीडिया में काफी इतने बड़े मॉब को कंट्रोल कर पाएंगे। मैं वापस यशोदा जी के पास चलता हूँ। मेरा सवाल अनुत्तरित रह गया राम श्रीवास्तव जी। मैं जानना चाहता था कि राजशाही की बहाली की कोई संभावना, वापस हिंदू राष्ट्र होने की कोई संभावना, क्या ऐसी कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं यशोदा जी? सर, राजशाही की संभावना तो नहीं है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की संभावना प्रबल है, क्योंकि नेपाल तो वैसे भी हिंदू राष्ट्र रहा ही है। वो तो संविधान में उसको धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया, लेकिन उससे उसका हिंदुत्व का स्वरूप खंडित नहीं हुआ था, ना समाप्त हुआ था। तो हिंदू राष्ट्र के पक्षधर तो वहाँ ऐसा नहीं है कि केवल जो हिंदू लोग ही हैं। वहाँ हिंदू राष्ट्र से किसी को कोई आपत्ति भी नहीं है, मतलब मुस्लिम आबादी को भी कोई परेशानी नहीं है अगर वो हिंदू राष्ट्र हो जाए तो। अब सवाल उठता है कि अब तो जो अभी तक जो सरकार में लोग थे वो तो सब हट गए हैं। कोई सरकार है नेपाल आज की तारीख में तो लावारिस पड़ा हुआ है।
कोई माई बाप उसका नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ले दे करके एक सेना प्रमुख है, जिनका थोड़ी देर पहले या थोड़ी देर बाद जो है कोई संबोधन अभी आएगा तो उससे हालात के बारे में जानकारी होगी। लेकिन जो भी नई सरकार आएगी, यदि वो हिंदू राष्ट्र की बहाली करती है तो इसकी संभावना है। और हिंदू राष्ट्र होने पर जो है किसी को बहुत ज्यादा खुशी हो कि हमारी विजय है, हमने हिंदू राष्ट्र करवा दिया, ये बात अलग है। लेकिन नेपाल में हिंदू राष्ट्र का विरोध करने वाला कोई नहीं है, पहले भी नहीं था और आज की तारीख में कोई नहीं है। तो हिंदू राष्ट्र की बहाली वहां बहुत आसान है, कोई भी सरकार खुद भी कर सकते हैं। अच्छा यशोदा जी, एक बात और बताइए, ये बांग्लादेश की बात हो या पाकिस्तान की बात हो या श्रीलंका की बात हो, ऐसी अराजकता में सेना की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। नेपाल में क्या हालत है? क्या सेना का इतना दमखम है कि वो मॉब को कंट्रोल कर सके, एक स्थिर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के आने तक देश को संभाल सके? ये नेपाल में सेना की स्थिति क्या है? सैन्य प्रमुख का इतना सम्मान, रुतबा, इकबाल है? इसका रुतबा भी है और इकबाल भी है, लेकिन चूंकि जो आंदोलन जिस रूप में या इसका जो स्वरूप है, इतना बड़ा आंदोलन है, उसमें सेना अब उनमें जो है कोई मतलब वो ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती है कि उसमें खूनी संघर्ष हो, क्षति हो, मानव हानि हो और वो और उग्र हो। तो इसलिए बहुत धीरे धीरे लोगों को लाइन पर लाने की कोशिश कर रही है। और जब तक नई सरकार का गठन नहीं होगा, 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या हफ्ते भर निश्चित ही सेना के कंट्रोल में नेपाल रहेगा। और ये आंदोलनकारी जब इनके माफिक सरकार का गठन हो जाएगा, जिसको भी वो चाहते हो, सेना ने तो कह दिया कि भाई अब आप खुद सरकार का गठन करिए, तो वो जिसके भी नेतृत्व में सरकार गठन करना चाहेंगे कर लें, सेना को भी कोई आपत्ति नहीं है और बाकी किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। सेना निश्चित रूप से अन्य देशों की नेपाल अराजक स्थिति में है, ये साफ तौर पर यशोदा जी की बातचीत से हमें समझ में आ रहा है। पर भारत के लिए नेपाल की भूमिका बड़ी अहम है, भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से। तो ऐसे में भारत क्या करे सुरेश गोयल जी? ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। हम दर्शक ही रहेंगे या किसी भूमिका में रहेंगे? फर्क तो हम पर भी पड़ता है ना। देखिए, अगर मैं आपकी बात का छोटा सा जवाब दूंगा मैं, क्योंकि बात यह है कि इस तरह की चीजें इस तरह से मीडिया पर डिस्कस नहीं होती है, तो आप माफ कीजिएगा मेरे को अगर मैं ज्यादा नहीं बोलूं। अगर भूमिका है जी, तो वो भूमिका यहाँ तो चर्चा में नहीं आएगी। जो भी है भूमिका जो है, जो भी पर्पस हो। नहीं, मैं थोड़ा ऐसे और व्यापक स्वरूप में ले जाता हूं, फिर शायद आपकी भूमिका आ जाए, आपको टिप्पणी करने की जरूरत महसूस हो जाए। सुरेश जी, भाई सारे ही अगल बगल के देशों में इस प्रकार की अराजकता की स्थितियां बन गई। क्या आपको नहीं लगता है भारत को सचेत रहने की जरूरत है? भारत में भी ऐसी बातें समय समय पर सुनाई दे जाती हैं। क्या हमें अतिरिक्त एहतियात बरतने की, यहाँ के राजनीतिकों को थोड़ा सा समझदारी का परिचय देने की जरूरत है? वो हमारे कोई एक नेताजी हैं, उनका ट्वीट आया हुआ है, ऐसा कहीं और भी हो सकता है। लोग अपनी उम्मीदें देखने लगते हैं। एक देश अराजकता में जल रहा है, लोग भारत में अपनी संभावनाएं देखने लगे। क्या कहते हैं सुरेश जी? इस पर तो मौन नहीं रह सकते ना, इस पर तो आप जैसे विद्वान को कुछ ना कुछ कहना चाहिए। जी, मैं खाली इतना कहूंगा इस समय पर कि जो भी इन देशों में हो रहा होता है या नहीं हो रहा होता है, जो भी है उसके ऊपर जो भी वहां पर हमारे विदेश सेवा के या जो एक्सपर्ट्स है, जो विदेश सेवा में हो या नहीं हो, लेकिन काफी लोग होते हैं, उनकी नजर बकायदा होती है और एक असेसमेंट होता है कि अभी क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, उसके लिए हमारा क्या रवैया रहना चाहिए। तो ये सब चलता है, ये सब होता है। इसके ऊपर मेरा ख्याल है अगर जो हो रहा है उसमें हम अपने जो स्वार्थ हैं, जो हमारे इंटरेस्ट हैं, उनको नजर में रखते हुए हम चर्चा ना करके अगर करें तो अच्छा है। चर्चा करके, क्योंकि फिर बाकी सब लोगों का कहना हो जाता है जो भी है। तो मेरे ख्याल है इसके बारे में तो जो मुझको नहीं मालूम कि इसमें हमारा क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या हमारा इंटरेस्ट है, क्या नहीं है। मैं खाली इतना कह सकता हूं कि अगर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मैं नहीं समझता हूं कि हम उसको इस तरह से हटाने में समर्थ हैं या हम चाहते हैं ये। तो हम ये कहेंगे कि जो भी सरकार आए, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, जो भी हो, वी हैव सपोर्टेड द डेमोक्रेसी इन नेपाल
हम उससे पहले 15 साल पहले जो राजशाही थी हम उसके साथ भी थे। ये नेपाल के लोगों की अपनी पसंद है, वो क्या चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं कि राजशाही वापस आए तो उनकी इच्छा की बात है, ये उसमें हम क्या कर सकते हैं ये। लेकिन हम यही चाहते उसमें हैं हम क्या करते हैं कि जो भी सरकार आए उससे वो भारत के संबंध मजबूत रहे जी। तो मैं इस पूरी बातचीत के निचोड़ पे पहुंचूं तो नेपाल के सच्चे हितैषी होने के नाते, नेपाल को छोटे भाई के तौर पर सदियों से महसूस करने के नाते, एक सच्चा भारतीय होने के नाते हमारी अपेक्षा यह है कि नेपाल में लगी हुई ये आग तुरंत बुझनी चाहिए। जन आकांक्षाओं के अनुरूप सरकार अस्तित्व में आनी चाहिए और जिसमें नेपाल का हित हो, नेपाल के लोगों का हित हो, नेपाल की बेहतरी हो, वो व्यवस्था कायम होनी चाहिए। पर इसके साथ साथ जरूरत इस बात की है कि हम अपने देश के भीतर के हालातों पर निगाह रखें। जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हो रहे हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों का शिकार कहीं भारत ना हो पाए, भारत ना हो जाए, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। यहाँ के राजनेताओं की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अराजकता के माध्यम से सत्ता में आने की कोशिशों के स्थान पर जनता का अपने कार्यों से विश्वास जीतने की ओर ही ध्यान दें। अन्यथा जब देश जलता है तो कोई नहीं बचता। भरोसा ना हो तो नेपाल में जाकर देखिए कौन से दल के नेता हैं जो पिट नहीं रहे, जो ठुक नहीं रहे और घसीटे नहीं जा रहे। इसी के साथ आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस अंतर्राष्ट्रीय विषय पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, जल्द फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सदा प्रणाम।